नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम भारत का भूगोल, इसका जो पहला चैप्टर है सामान्य परिचय, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आपको बताना है कि हमारे भारत का ये कुल एरिया कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.42%। हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है। आपको बताना है कि एरिया के हिसाब से जो हमारा भारत है ये पूरे विश्व में कौन से स्थान पर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत है ये 7वें नंबर पर आता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है, तो पहले स्थान पर है रशिया। रशिया देश का जो क्षेत्रफल है ये सबसे अधिक है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में पहले नंबर पर आता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो रशिया देश का जो क्षेत्रफल है ये 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो रशिया देश का जो क्षेत्रफल है ये सबसे अधिक है। कितना है, तो 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश आता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दूसरे स्थान पर आता है कनाडा और तीसरे स्थान पर आता है चीन और चौथे स्थान पर आता है अमेरिका, पांचवें स्थान पर आता है ब्राज़ील और छठे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत और 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अर्जेंटीना है ये पूरे विश्व में 8वें स्थान पर है। तो ये टॉप 8 कंट्रीज थी जिनका जो एरिया है सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा भारत है ये पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन सा देश आता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले स्थान पर आता है चीन। चीन देश की जो जनसंख्या है ये सबसे अधिक है और जनसंख्या की दृष्टि से जो चीन है ये पूरे विश्व में पहले स्थान पर आता है और दूसरे स्थान पर आता है हमारा भारत। तीसरे स्थान पर कौन सा देश आता है, तो तीसरे स्थान पर आता है अमेरिका और चौथे स्थान पर कौन सा देश आता है, तो चौथे स्थान पर आता है इंडोनेशिया। तो ये टॉप 4 कंट्रीज थी जिनकी जो जनसंख्या है ये सबसे अधिक है पूरे विश्व में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या केवल हमारे भारत में निवास करती है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जो जनसंख्या है ये केवल और केवल हमारे भारत में ही निवास करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जो जनसंख्या है ये केवल हमारे भारत में ही निवास करती है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। ये इमेज में आपको दिखाई दे रही होगी, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये है कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये हमारे भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है ये हमारे भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा अक्षांश हमारे भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है ये हमारे भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा हमारे भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा हमारे भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
कितने राज्य से? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा हमारे भारत के होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला तो है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। इन 8 राज्यों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। इन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है ये होकर गुजरती है। तो एग्जाम में कहीं से भी किसी भी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका जवाब बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड राज्य से जो कर्क रेखा है ये होकर गुजरती है। ना ही ये उड़ीसा से गुजरती है, ना ही उत्तर प्रदेश से गुजरती है और ना ही आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगर आपको इन 8 राज्यों के नाम मालूम होंगे तो आप इन सभी क्वेश्चन का जो जवाब है बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह है भारत का उत्तरी बिंदु, यह है भारत का पश्चिमी बिंदु और ये है भारत का पूर्वी बिंदु और ये है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के उत्तरी बिंदु से लेकर भारत के दक्षिणी बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तरी बिंदु से लेकर भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसके बीच की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पश्चिम से पूर्व तक विस्तार कितना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत के पूर्वी बिंदु से लेकर भारत के पश्चिमी बिंदु तक के बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो विस्तार है ये 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगर ये पूछा जाए इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ पे है तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है ये इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है तो इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि पिगमेलियन पॉइंट के नाम से किसे जाना जाता है तो इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम क्या है तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है ये? तो ये तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कौल। इसका नाम क्या है? इंदिरा कौल। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कौल। ये कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है जिसका नाम है इंदिरा कौल। तो ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो उसका नाम है इंदिरा कौल। ये कहाँ पे है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो उसका नाम है कन्याकुमारी। ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीबीथू। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है कीबीथू। ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है।
इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में ये कहाँ पे है ये पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में है। कहाँ है? अंजाव जिले में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है उसका नाम है गुहार मोती। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुहार मोती। ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात के कच्छ में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये है भूमध्य रेखा। ये क्या है? ये है भूमध्य रेखा। और यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे है हमारा इंदिरा पॉइंट। आपको बताना है कि इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ये इमेज में आपको जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, ये है भारत की स्थल सीमा। इसकी कुल लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, तो भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ये भारत के 16 राज्य कौन कौन से हैं जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है हिमाचल प्रदेश, पांचवा है उत्तराखंड, छठा है उत्तर प्रदेश, सातवां है बिहार, आठवां है सिक्किम, नौवां है अरुणाचल प्रदेश, 10वां है नागालैंड, 11वां है मणिपुर, 12वां है मिजोरम, 13वां है त्रिपुरा, 14वां है मेघालय और 15वां है असम और 16वां राज्य है वेस्ट बंगाल। तो ये 16 राज्य हैं जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगे हुए हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और ये 16 राज्य भारत की स्थल सीमा के साथ लगे हुए हैं। इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए, इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा यानी कि जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? तो जैसा कि आपको पता लग गया कि भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि भारत का जो हिस्सा समुद्र के साथ लगा हुआ है इसकी लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7,516 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है ये 7,516 किलोमीटर है, जिसमें आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है, पुद्दुचेरी भी आ जाता है, लक्षद्वीप भी आ जाता है और दादर और नगर हवेली भी आ जाता है। तो इन सबको मिलाकर भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये आपको जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, ये है प्रायद्वीपीय भारत। केवल इसकी तटीय सीमा की लंबाई पूछा जाए ये कितनी है, तो ये है 6,100 किलोमीटर। ये ब्लैक कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये है प्रायद्वीपीय भारत। इसकी तटीय सीमा की लंबाई पूछा जाए कितनी है, तो 6,100 किलोमीटर है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भारत का वो भाग जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6,100 किलोमीटर है। और भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई जिसमें आपके द्वीप समूह भी आ जाते हैं उनको मिलाकर भारत की कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है?
तो देखिए ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि ये है भारत की समुद्री तट रेखा, जिसके साथ भारत के बहुत से राज्य सटे हुए हैं। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की। भारत का जो गुजरात राज्य है, इसकी समुद्री तट रेखा की लंबाई जो है ये सबसे अधिक है। तो गुजरात राज्य की जो लगभग 1200 किलोमीटर सीमा रेखा है, ये समुद्र के साथ स्पर्श करती है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो दूसरा राज्य कौन सा है जिसकी समुद्री तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा की लंबाई सबसे छोटी है, तो वो है गोवा राज्य। गोवा राज्य की समुद्री तट रेखा की जो लंबाई है ये सबसे छोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ भारत के कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो 8 राज्य कौन से हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के साथ स्पर्श करते हैं। तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है राजस्थान, पांचवा है मध्य प्रदेश, छठा है छत्तीसगढ़ और सातवां है झारखंड और आठवां है बिहार। इन 8 राज्यों की सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के साथ भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13। समुद्र के साथ भारत के कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। तो देखिए ये है भारत की तटीय रेखा। तो भारत की तटीय रेखा के साथ भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं? तो कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये भारत के तटीय रेखा के साथ लगे हुए हैं। तो ये 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है गोवा, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां है वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत की समुद्री तट रेखा के साथ स्पर्श करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुदुचेरी और चौथा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के साथ भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं? तो देखिए ये है हमारा भारत, और हिमालय पर्वत जो है ये हमारे भारत के संदर्भ में कहाँ से शुरू होता है? तो हिमालय पर्वत हमारे भारत में लद्दाख से शुरू होता है और ये यहाँ से देखिए कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये यहाँ तक फैला हुआ है। तो आपको बताना है कि हिमालय पर्वत के साथ भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं? तो हिमालय पर्वत के साथ भारत के कुल 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। हिमालय पर्वत के साथ भारत के कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, जिसमें 11 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हिमालय पर्वत के साथ लगता है। और ये 11 राज्य कौन से हैं, इनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश, पांचवा है नागालैंड, छठा है मणिपुर, सातवां है मिजोरम, आठवां है त्रिपुरा, नौवां है मेघालय, 10वां है वेस्ट बंगाल, 11वां है असम।
तो ये 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है ये हिमालय पर्वत के साथ लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में। भारत के मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है ये पूछा जाए तो मौसिनराम में। मेघालय के मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रेणी। भारत की जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपको इमेज में जो नीले रंग की लाइन दिखाई दे रही है ना, यह है भारतीय मानक समय रेखा। ये कितने राज्यों से भारत के होकर गुजरती है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 राज्यों से। जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। तो भारत के इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा जो है ये होकर गुजरती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय मानक समय रेखा में और ग्रीनविच समय रेखा में कितने घंटे का अंतर है, तो भारतीय मानक समय रेखा में और ग्रीनविच समय रेखा में 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तटीय रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता लग गया कि भारत के कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं, और भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं, यानी कि भारत की जल सीमा के साथ लगते हैं। तो भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि किसी भी सीमा के साथ नहीं लगते हैं? ना ही वो स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही वो तट सीमा के साथ लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 राज्य। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। इन 5 राज्यों के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है तेलंगाना और 5वां राज्य है झारखंड। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। तो ये आपको नाम मालूम होने चाहिए इन 5 राज्यों के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।